हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जहां पे मैं रिवीजन और साथ के साथ कुछ 30 एमसीक्यूज़ हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन, काफ़ी छोटा सा रिवीजन रहने वाला है, इसका ज़्यादा कुछ रिवाइज करने को है नहीं। और जितना भी कुछ रहेगा जो बच जाएगा इस रिवीजन में, वो सब कुछ हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करके समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं। और एक और बात, इसमें जो एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है वो है सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाली। उसके अलावा जितने भी हैं वो सब कुछ आपको करना है, कोई भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती हैं और वो सिंपलेस्ट लेवल की रहेंगी। और इस वीडियो में एमसीक्यूज़ में मैं वर्ड प्रॉब्लम भी लेने की कोशिश करूंगा, जो कि छोटे मोटे वर्ड प्रॉब्लम है जो कि हो जाएंगे, यानी कि इतने बड़े नहीं होने वाले। तो शुरू करते हैं अब वीडियो। फाइनली हमारे पास सबसे पहले है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये रहता है इन टू वेरिएबल्स भी है, कंप्लीट यहाँ पे लिखा नहीं है, इन टू वेरिएबल्स भी रहता है, यानी कि दो हमारे पास इक्वेशंस रहेंगी जिसमें दो वेरिएबल्स रहेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल नजर आ रहे हैं। और लीनियर का मतलब ये रहता है, लीनियर इक्वेशन लगाया ना, लीनियर का मतलब ये रहता है जो भी वेरिएबल हमारे पास नजर आने वाले हैं, जैसे एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, इनकी जो डिग्री है वो कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। यहाँ पे a1 b1 और ये जो c1 है ये क्या है? कांस्टेंट है, या फिर मैं कहूँ a1 और b1 x और y के कोफिशिएंट है, और c1 क्या है? हमारे पास कांस्टेंट पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, सिंपल सा रहेगा। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी बना लेता हूँ x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अभी जो कांस्टेंट है इधर पड़ा हो या फिर इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। ये मेरे पास बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ध्यान में रख लो, ये वाली काम लगती है कब? ये वाली कंडीशंस के लिए। बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। बाकी वर्ड प्रॉब्लम मिले ना मिले वो बात की बात है। कंडीशंस क्या है सबसे पहले समझना। अगर मेरे पास कोई दो इक्वेशन है, जैसे ये और ये ले ली, अगर a1/a2 और b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू आ रहे हैं तो उस केस में सॉल्यूशन मिलता है यूनिक। यूनिक मतलब एकमात्र, x की वैल्यू एक मिलेगी, y की वैल्यू एक मिलेगी, ये मतलब रहता है। और ग्राफ में क्या हो रहा होगा? उन दोनों लाइंस के अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ प्लॉट करे जाते हैं, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना रहे होंगे, यानी कि एक पॉइंट पे वो टकरा रहे होंगे, और ये वही पॉइंट होगा जो इसका यूनिक सॉल्यूशन बनने वाला है। तो हमारे पास ग्राफ कैसे बनता है हमें पता है अच्छी तरीके से। हम ग्राफ में जाएंगे, ये वाली पहली इक्वेशन उठाएंगे, यहाँ पे x एक बार, y एक बार रख के कुछ दो पॉइंट्स बनाते हैं, लाइन खींची जाती है। सिमिलरली दूसरे केस में भी हमारे पास हो रहा होता है, ठीक है। वो सिंपल सी चीज़ें करी हुई है हमने 9th में। तो कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और लाइन्स क्या कर रही होंगी? इंटरसेक्ट कर रही होंगी। दूसरा, a1/a2 b1/b2 अगर c1/c2 के बराबर है, यानी ये रेशियोज हमें बराबर देखने को मिल रहे हैं, तो केस बन जाएगा बहुत सारे सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन हमें उस केस में मिल रहे होंगे। और ग्राफ में क्या बन रही होंगी? लाइंस कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक होंगी, यानी कि अगर पहली लाइन की इक्वेशन ये जा रही है, इसकी मान लेते हैं, तो जो दूसरी लाइन है वो भी सेम यही होगी। तो इसको कहते हैं कोइंसाइड करना, यानी एक के ऊपर एक। तो बहुत सारे इसके क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में कहता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और आखिरी वाला c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ये केस होगा किसका? नो सॉल्यूशन का, यानी कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इस केस में जो लाइंस बन रही होती है वो पैरेलल जा रही होती है, इस तरीके से, जैसे ये चली गई और ये चली गई, तो ये कहीं पे भी टकरा नहीं रही है, और जब टकराएंगे नहीं तो इनका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? कंडीशंस है, जिनका यूज़ बार बार हम लोग हर एक क्वेश्चन में कर ही रहे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए। और बाकी जो बचते हैं ना, वो बचते हैं एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। अब ये तो जब प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे होंगे, यानी क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहे होंगे, वहाँ पे सीखने लायक चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे। तो रिवीजन में जो भी कुछ छूटा है, क्या छूटा है? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कैसे करा जाता है वो मैं बता दूंगा जब हम एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे होंगे। तो इतनी चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो अगर चाहो तो, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी याद हो चुकी होंगी, काफ़ी टाइम हो चुका है, और इतना तो रिविजन कर ही लिया होगा कि ये छोटी मोटी बातें आपको याद होंगी। अगर याद है तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं। और ये वाला चैप्टर और जो दूसरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, इन दोनों से कंबाइन 10 मार्क्स का हमसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी ठीक ठाक वेटेज रहने वाला है, तो इतना नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज जो हैं अपने वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने नजर आ रहा, कहता है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हमें बस इतनी बात बतानी है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो k की वैल्यू है वो कितनी होगी।
तो कंडीशन का यूज़ करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता है क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अभी अभी रिवीजन में करा है। अच्छा, a क्या है यहाँ पे, k है, k/a2 कौन होगा, 6 होगा। डज नॉट इक्वल्स टू -1, देखो y के साथ क्या है, -1 है, तो विद साइन हमें लेना होता है, इतना ध्यान रखना। -1 अपॉन कितना, -2, कैंसिल आउट हो गया, तो 6 इधर जाएगा, k डज नॉट इक्वल्स टू 6 अपॉन कितना, 2, कैंसिल आउट करोगे 3 मिलेगा। तो जो k की वैल्यू है वो 3 नहीं होनी चाहिए अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, डज नॉट इक्वल्स टू 3 करके लगाया हुआ है, वो हमारे पास सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7 का जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा। एक होंगे, दो होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर मैं कहूँ फर्स्ट और सेकंड में कौन है, तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा हार्डनेस जो है पेपर की वो बढ़ जाती है। अदरवाइज आपसे पहला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अगर वो इसमें से कोई आसान सा क्वेश्चन बनाना चाहे तो। प्रॉब्लम इस वाले में इसलिए आती है क्योंकि देखो यहाँ पे x वाली टर्म मिसिंग है और y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -7 की जो लाइन है ग्राफ में वो कैसी रहेगी, कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर प्रॉब्लम है तो अभी मैं बताने वाला हूँ, सीख लो। y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है ना कि y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, x भले ही कुछ भी होता रहे। तो ऐसी कौन सी लाइन आपको इस x एक्सिस या y एक्सिस के जो प्लेन है यहाँ पे नजर आएगी जहाँ पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो आप खुद दिमाग लगाओ, 1,0, 2,0 बीच के भी पॉइंट मिलेंगे, तो यहाँ पे ये जो लाइन है आपको x एक्सिस की नज़र आ रही है, यहाँ पे हमेशा जो y की वैल्यू है वो 0 रहेगी। यानी कि अगर मुझे y इज इक्वल्स टू 0 की लाइन देखनी है तो वो कौन होगी, हमारी x एक्सिस। तो y इज इक्वल्स टू 0 ये रहा। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू -7 का मतलब वही सेम लॉजिक, y की वैल्यू हमेशा -7 रहेगी, x भले ही कुछ भी होता रहे। तो y इज इक्वल्स टू -7 मुझे कहाँ नजर आएगा, यहाँ कहीं नजर आएगा, है ना, ये मान लेते हैं -7 का पॉइंट है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, मेरे पास -7 है, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आप x भले ही कुछ भी लेता रहो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिया तो भी आपको -7 मिलेगा, मैंने 2 लिया तब भी -7, 3 लिया तब भी -7। अच्छा, नेगेटिव के लोगे तब भी -7, तो इसका मतलब आपको कैसी लाइन मिल रही है, ये वाली लाइन जो स्ट्रेट जाएगी और पैरेलल रहेगी x एक्सिस के। तो y इज इक्वल्स टू 0 ये रहा और y इज इक्वल्स टू -7 हमारे पास ये रहा। दोनों लाइन पैरेलल जा रही है और जब भी पैरेलल जाती है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट b, a, फिर कोइंसिडेंट कहता है और आखिरी में कहता है इंटरसेक्टिंग एट a, b। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हमसे कहता है x इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू b की जो लाइन है पहले तो हमें वो बनानी पड़ेगी और फिर देखना है इंटरसेक्ट कर रही है, और अच्छा अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो कहाँ पे कर रही है, b, a पे या a, b पे। अब x, a जैसे ही मैं कहता हूँ इस बात का ये मतलब है कि x की वैल्यू हमेशा a रहेगी भले ही y कुछ भी होता रहे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू a। अब a का मतलब ये है ना, a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव में हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ कि x इज इक्वल्स टू मेरे पास 7 है और दूसरी वाली में मान लेता हूँ x इज इक्वल्स टू -7 है, तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि x इज इक्वल्स टू 7 की वैल्यू क्या हो सकती है। x इज इक्वल्स टू 7 ये कहता है कि x की वैल्यू हमेशा 7 रहेगी, y भले ही कुछ भी होता रहे। सिमिलर जैसा यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश करी थी। तो x इज इक्वल्स टू 7 मुझे यहाँ मिलेगा। अब y की वैल्यू आप चेंज करते रहो, x हमेशा 7 रहने वाला है, यानी ये लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस। ये मेरा x है, ये y है, तो ये जो लाइन है ये है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल्स टू -7 बनाऊँ तो वो इस डायरेक्शन में मिलेगी, बट वो होगी तो पैरेलल किसके, y एक्सिस के। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ, आप a की वैल्यू कुछ भी रहो, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जो भी लाइन आपको नज़र आने वाली है, अगर आप x इज इक्वल्स टू a ले रहे हो तो वो हमेशा पैरेलल रहेगी किसके, y एक्सिस के। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो x इज इक्वल्स टू 7 माना है इसको x इज इक्वल्स टू a कर लेता हूँ। ठीक है, और रैंडमली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 7 से जा रही है, कहीं से भी जा सकती है, बट इतना बात ध्यान में रखनी कि ये पैरेलल जाएगी y एक्सिस के। तो ये हो गई मेरे पास x इज इक्वल्स टू a। अच्छा, y इज इक्वल्स टू b का क्या रहेगा, है ना, दूसरी y इज इक्वल्स टू b बनानी है। अब अभी हमने ऊपर सीखा हुआ तो है, y की वैल्यू कितनी थी, -7 थी, या फिर y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये जो लाइन रहेगी y इज इक्वल्स टू b वाली हमेशा पैरेलल जाएगी x एक्सिस के। अब वो ऊपर से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, या फिर खुद x एक्सिस के ऊपर से भी जा सकती है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरे पास y इज इक्वल्स टू b बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ऐसे करके जा रही है। अब इतनी बात तो गारंटीड है ना कि x इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू b की जो भी लाइंस बनेंगी वो हमेशा इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और कहाँ पे करेंगी, ये वाले पॉइंट पे करेंगे।
ठीक है। अब ये हमने माना हुआ है कि ये x इज इक्वल टू ए है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये जो x एक्सिस पे पड़ा है, ये a कॉमा 0 होगा। y इज इक्वल टू बी माना हुआ है, तो यानी ये पॉइंट 0 कॉमा बी का होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक चलो, फिर यहाँ से यहाँ तक चलो, तो ये पॉइंट क्या निकल के आया, a कॉमा बी तो आया। x एक्सिस पे कितना चल रहा है, a चल रहा है, और y पे कितना चल रहा है, जो परपेंडिकुलर जा रहा है, b चल रहा है। तो यानी कि इन दोनों की जो भी लाइन बनने वाली है इंटरसेक्टिंग रहेंगी, और कहाँ पे रहेंगी, a कॉमा बी पे रहेंगी हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कहता है ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, आपकी वर्ड प्रॉब्लम भी आ रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है वो एक्सरसाइज छोड़नी है, बाकी सारी एक्सरसाइजेस करनी है एनसीईआरटी की। वहाँ से सिंपलेस्ट कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है जिससे हमें इक्वेशन बनानी होगी। तो ये क्वेश्चन उसी तरीके का है। देखो क्या कहता है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, शी वॉन्टेड टू इन्जॉय राइड्स ऑन अ जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। जाइंट व्हील यानी कि वो बड़ा सा झूला आता है घूमने वाला, उस पर की बात कर रहा है, और उसे हुपला खेलना है, ठीक है। अब वो कहता है अगर राइड उसे लेनी है तो उसे 3 रुपये देने होंगे एक राइड का, ठीक है। और अगर उसे हुपला का गेम खेलना है तो उसे 4 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। हुपला के लिए 4 रुपये और उसके लिए राइड के लिए 3 रुपये। और वो जो टोटल एक्सपेंडिचर करके आ रही है वो करके आ रही है कितना, 20 रुपये का, ठीक है। हमें लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। अब देखो उसने राइड कितनी ली है हमें नहीं पता, उसने हुपला कितनी बार खेला हमें नहीं पता, तो उन चीज़ों को हम x मान लेंगे, ठीक है। राइड के लिए मान लेता हूँ मैं RIDE, नंबर ऑफ राइड x ली है, और जो हुपला उसने खेला है HOOPLA, हुपला उसने खेला है उसको हम y ले लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो कॉस्ट कितनी बैठ जाएगी, अगर वो राइड x ले रही है और एक राइड की कॉस्ट 3 है तो कॉस्ट हो जाएगी 3x। हुपला उसने y बार खेला है और 4 रुपये उसे देने पड़ रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट 4y हो जाएगी। इन दोनों को सम कर लो, बड़ा ही आसान है, 3x + 4y इज इक्वल टू 20। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, इस तरीके का भी एनसीईआरटी में करा हुआ है हमने, तो इतना आप लोग नोट डाउन करो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2, आपको पता है कैसे लेने होते हैं, एंड विदाउट ड्रॉइंग दैम, हमें मतलब ग्राफ में नहीं बनाना है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x - 5y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, कुल मिला के पूछ रहा है कि ग्राफ कैसा रहेगा। अब आपको बताया गया है कि आप लोग सबसे पहले क्या देखो, कंडीशन देखना शुरू करो। कंडीशन देखो कौन सी फुलफिल हो रही है, 3 कंडीशन होती है ना हमारे लिए, पैरेलल वाली होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, कोइंसिडेंट होती है, तो वहीं से हमारे लिए पता चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/7 और यहाँ पे लिखता हूँ -5/6, तो इन दोनों के जो रेशियोज हैं वो तो मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं डज नॉट इक्वल्स टू लगा लेता हूँ, तो ये कंडीशन कौन सी बनी, A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 वाली बन गई। यहाँ पे क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होता है, यानी कि क्या रहेंगी, लाइंस इंटरसेक्टिंग रहेंगी, एक पॉइंट पे टकरा रही होंगी, कट कर रही होंगी, तो यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इंटरसेक्टिंग, वो हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कंडीशन हमें ध्यान में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर मेरे पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो बताओ, कह रहा है लाइंस क्या हो रही होंगी, पैरेलल हो रही होंगी, कोइंसाइड कर रही होंगी, इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट या फिर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। अब हम एक बात जानते हैं, अगर मुझे कंसिस्टेंट चाहिए, है ना, कंसिस्टेंट अगर हमें चाहिए, रिवीजन में देखा हुआ है, तो क्या होना चाहिए, या तो यूनिक हमें देखने को मिल रहा होगा, या फिर क्या हो रही होंगी, उनकी लाइंस कोइंसाइड कर रही होंगी, या फिर मैं कह सकता हूँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे। और जब यूनिक होता है तब क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, हमें पता है। तो यानी कि वो दोनों लाइंस, या फिर मैं कहूँ क्या हो रहा होगा उनके बीच में, या तो वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी या फिर वो कोइंसाइड कर रही होंगी। ऑप्शन नंबर जो सी है, अगर ये हो जाए तो हमारे लिए आंसर हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से हमें करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th वाला, द नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन। एक बात बता दूं, थोड़ा जल्दी हो रहा है, स्पीड वगैरह में मैं सॉल्व कर रहा हूं, बट ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो आप लोग अच्छे से करे हुए हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस देखी हुई है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, मैंने अपलोड करी है, अगर नहीं देखा है, नए बच्चे हो तो चेकआउट ज़रूर कर लेना, और अगर देखिए तो आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, है ना, तो ज़्यादा टाइम इन पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अच्छी तरीके से आते हैं। आगे धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, जहाँ पर मैं कुछ नए क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, सैम्पल पेपर है, या फिर आप कह सकते हो CBSE ने जो सैम्पल पेपर इशू करा था, और बाकी सारे वो भी हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो वो ज़्यादा और भी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब उन्हीं में से एक क्वेश्चन है 7th वाला, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फंसने के चांसेस कहाँ पे, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x + 4y + 6, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x + 4y + 6 = 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरी हमारे पास है 10x +
8y 10x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। ये हमसे कहता है इसके नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशन बता दो कितने होंगे। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर मेरे पास कोई दो लाइंस हैं, उनकी अलग अलग इक्वेशन है, या फिर मैं ये मानूं कि इन दोनों लाइंस की जो भी इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन की जो भी लाइंस बनेंगी वो ये है, अगर ये इंटरसेक्टिंग होगा तो इसका कॉमन सॉल्यूशन कितने होंगे। नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस मांगे हैं, कॉमन सॉल्यूशन क्या है वो नहीं मांगा है, ध्यान से समझना, ठीक है। दोनों बातों में फ़र्क है। तो अगर इनकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इनका कॉमन सॉल्यूशन यानी जो दोनों के लिए है वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक है, गिनती का एक है, ठीक है। वो क्या है हमें नहीं पता और ना हमें निकालेंगे। दूसरा, अगर लाइन कोइंसाइड कर रही है यानी इन दोनों ही लाइन के लिए, या फिर मैं कहूँ इन दोनों ही इक्वेशन के लिए यही सेम लाइन बन रही हैं ये दो, तो इस केस में कितने नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस निकलेंगे, इनफाइनाइट निकलेंगे, है ना। हर पॉइंट पे कॉमन सॉल्यूशन इनका नजर आ रहा है क्योंकि पूरी ही लाइन इनकी सॉल्यूशन बन जाएगी, ठीक है। अगर लाइंस पैरेलल जा रही हैं तब तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। क्या होंगी, लाइंस पैरेलल जा रही हैं, कहीं पे भी टकराएंगी नहीं, तो कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर मैं कहूँ तो कितने होंगे, 0 होंगे, गिनती के 0 है, ठीक है, गिनती के 0 है। अब हमें बस इतना चेक करना है कि ये वाले पेयर इन सब में से है कौन सा वाला। तो आप कैसे करोगे, इस 12 को इक्वल्स टू के उधर है, इधर ले आता हूँ तो माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। a1/a2 5/10 इज इक्वल्स टू b1/b2 लगाऊंगा क्योंकि देखो क्रॉस करोगे यानी कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 निकल रहा है, यानी बराबर हम लगा सकते हैं। बट यहाँ पे आपको डज नॉट इक्वल लगाना चाहिए क्योंकि ये आ रहा है 6/-12 जो कि बनेगा -1/2। तो ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल वाले की होती है, यानी यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो कॉमन सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, गिनती के 0 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटा सा इसमें हमें करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो जहाँ तक है आपको समझ में आ चुका होगा, अच्छे से इसे नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन है। इसमें कहता है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लीनियर इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 कहता है। दूसरी है 5x प्लस ky प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा है। इनकंसिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होता है, कौन सा, नो सॉल्यूशन वाला, है ना, जब लाइन पैरेलल जा रही होती है, यानी ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करवानी पड़ेगी। यानी कि मैं लिखूंगा x के साथ कौन है, कोफिशिएंट 1/5 इज इक्वल्स टू 2/k शुड नॉट इक्वल्स टू कितना, देखो इस 3 को इधर लेके आओ तो माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0, शुड नॉट इक्वल्स टू कितना, माइनस का 3/7। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो k है कुछ ऐसा लिया जाए जो कि इन दोनों के लिए बराबर रेशियो दे और आखिरी वाले के लिए बराबर ना दे। बड़ा ही आसान है, क्या कर लो, इन दोनों को सेपरेट ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 10। और जब आप सोचो यहाँ पे 10 रख रहे हो तो इनका रेशियो देखो 1/5 है, इसका कैंसिल करोगे 1/5 आएगा जो कि इस आखिरी वाले के बराबर नहीं रहने वाला। यानी कि जब k की वैल्यू 10 है यानी ऑप्शन नंबर डी है, तो हमारे लिए जो कंडीशन है नॉन पैरेलल वाली, पैरेलल वाली है ना, जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा या फिर मैं कहूँ इनकंसिस्टेंट मिलेगा, वो फुलफिल हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आखिरी वाला देखो, क्वेश्चन नंबर आखिरी नहीं है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के लिए, और ये अगेन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार पूरे चांसेस है इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना। मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ पे, और जो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है वो लिख लेता हूँ। पेयर में है मेरे पास 5x प्लस 7y, एक्चुअली पेयर में नहीं है, हमें निकालना है, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पे यूँ कहता है, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लाइन्स इज 5x प्लस 7y माइनस 2, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। क्वेश्चन का मतलब इतना है ना कि इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए एक और इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जो कि इन 4 ऑप्शन में से एक होने वाली है, जो कि इस पे डिपेंड कर रही है। उसने बोला है ना वर्ड डिपेंडेंट। अब यहाँ पे समझ रहे हैं डिपेंडेंट का मतलब क्या है, क्योंकि ये हमें एनसीईआरटी का जो कोर्स है वहाँ पे नहीं बताया जाता इस तरीके का क्वेश्चन। तो अगर आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे समझ जाते हो, हर एक क्वेश्चन में अगर डिपेंडेंट कहीं भी नजर आया वही करना जो अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो एक बार नजर डालना है आपके पास जो ऑप्शंस है, देखो 10 है, 14 है, 4 है, कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे -10 है, -14 है, 4 है, सभी में कुछ ऐसा मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाते हो और आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, सभी को कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी कर दूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 2 × 0 0 हो जाएगा, बैलेंस बनाने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 10x प्लस 7 2 14y माइनस का 2 2 कितना 4 इज इक्वल टू कितना 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई।
इसी को डिपेंडेंसी कहते हैं, या फिर मैं कहूँ डिपेंडेंट है। ये इक्वेशन इस पे डिपेंडेंट है क्योंकि ये इक्वेशन हमने इसकी मदद से बनाई है ना। इसकी मदद से कैसे बनाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिपेंडेंट का मतलब बस इतना है कि इसकी मदद से दूसरी इक्वेशन हमें बनानी है। कैसे बनानी है, कोई भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई। हमने कौन सा करा, 2 रख के देखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है 10, 14 और 4। अब देखो इस पूरे ऑप्शन में ये वाली जो इक्वेशन है ना 10x प्लस 14y माइनस 4, ये कहीं भी आपको नज़र नहीं आने वाली है ना, माइनस वगैरह की कुछ गड़बड़ हो रही है। तो हम लोगों को क्या करना है ना, यहाँ पे 2 से ना करते हुए -2 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप -2 से करते हो तो ये हो जाएगा माइनस का 10। ये सब कुछ कैसे पता चलेगा, आपको यही ऑप्शन में नज़र दौड़ानी है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा माइनस का 14 और इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा प्लस का 4। तो एक और बार देखते हैं कौन सा फुलफिल कर रहा है। शायद जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो गया। देखो कैसे, -10x मिला, हाँ मिल रहा है, माइनस का 14y, हाँ मिल रहा है, प्लस का 4 = 0, बिल्कुल मिल रहा है ना। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट बैठ रहा है अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, यानी कि ये वाला जो इक्वेशन है ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो बस इतनी सी बात होती है, आपको वो चीज़ें ढूंढनी है जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करो और वो इसके इन चारों में से किसी भी एक के बराबर आएगी एग्जैक्ट, और वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो डिपेंडेंट के केस में हमें ये करना, आगे से ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको मिले बस इतनी सी चीज़ हमें करनी है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन गिवन नहीं है, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले। कहने का मतलब, क्वेश्चन सुन लो पहले। कहता है द पेयर ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन के नाम पे हमें ये दे दिया है, और कहता है कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइटली होगा, या फिर आखिरी में एक सॉल्यूशन ही दे देता है कि एक्स और वाई की ये वैल्यूज़ रहेंगे। तो हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे है 3 की पावर x प्लस वाई। अगर ये जो 81 है इसकी जगह पे मैं 3 की पावर 4 कर दूँ, क्या बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। 3 3 9 करो, 9 9 81 आता है, यानी 3 की पावर 4 करने पे 81 मिलेगा। कुल बात इतनी है, बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर सकते हैं। पावर क्या होगी इनकी, बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 4, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन ना, तो पावर जब बराबर होगी तभी तो 3 की पावर में सब कुछ बराबर मिलेगा। तो यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 4, ठीक है। सिमिलर केस यहाँ पे बना लो। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये है 3 की पावर 4, और फिर इसकी पावर में कितना है, x माइनस वाई, तो बात एकदम बराबर है। अब ये 4 और x माइनस जो y है ये दोनों पावर हैं 3 की, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर लिखूंगा तो 3 की पावर 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3। क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? अगेन क्या हो गया, यहाँ पे बीच में इक्वल्स टू का साइन है, और बेस में कितना है, 3 है, और इसकी पावर में 1 है। ध्यान से समझना, 3 की पावर में 1 है, 0 मत करना। अगर 0 होगा तब तो 3 की जगह पे 1 लिखना पड़ेगा। तो डिग्री कितनी है एक तरीके से देखा जाए 3 की, तो वो है 1, या फिर मैं कहूँ पावर। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बना सकते हैं, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ। ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। तो ऐसे हमें इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, ठीक है। कैसे करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगा लो। सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड लगता है, जल्दी आंसर निकलता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है, 4 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y, और इससे करेंगे तो 4 4 जा कितना, 16, और इस वाले को किससे करना पड़ेगा, 1 से। यहाँ पे पहले 1 था ना, अब मैंने इक्वेशन चेंज कर दी है ना। एलिमिनेशन मेथड आपको आता है, तो हम लोग एक दूसरे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब ये बैलेंस हो गया, यानी 4x यहाँ भी है, माइनस प्लस माइनस कर देते हैं, इससे ये कैंसिल आउट। 4y प्लस 4y कितना हो जाएगा, 8y इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 15। तो जो y की वैल्यू है ना, ये यहाँ पे आपका जो आंसर नजर आ रहा है, y इज इक्वल्स टू 1 होल 7/18 है। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन की फॉर्म में तो 15/8 आएगा। तो यहाँ पर से y इज इक्वल्स टू आ रहा है 15/8, जिसको कि होल नंबर में डिवाइड करने पे ऐसा लिखा जा सकता है 1 होल 7/8। बच्चों वाली बातें आपको पता है। तो y ये निकला, तो x ऑफ कोर्स ये रहेगा, आगे जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और आंसर नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू यही निकलने वाला है, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हो। क्या करोगे, सिंपल, y इज इक्वल्स टू 15/8 है, इसको पहली या फिर दूसरी किसी भी इक्वेशन में ले जाके रख दो, x आ जाएगा आपके हाथ में, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहता है द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, x और y हमें निकालना है फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, मैंने लिखा हुआ है पेयर ऑफ इक्वेशन ये है, 41x प्लस 53y इज इक्वल्स टू 135, ठीक है। 53x प्लस 41y इज इक्वल्स टू 147, ठीक है। तो इसके लिए हमें चेक करके बताना है कि इन चारों में से ऑप्शन कौन सा होने वाला है, इसका सॉल्यूशन कौन सा होने वाला है। यानी x की वैल्यू 2 है और y इज इक्वल्स टू 3, क्या इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप लॉन्ग मेथड अपनाओ और यहाँ पे आपको पूरा एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके x और y की वैल्यू निकालनी चाहिए, जो कि इन चारों में से कोई ना कोई एक होगा।
ये पहला तरीका है जो कि थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर कितने बड़े बड़े हैं और इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा, सारे प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई हमें करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा क्या है ना, आप एक काम करो, x की वैल्यू 2 और 3 इसमें और इसमें दोनों जगह पे पुट करके देखो, अगर दोनों को सेटिस्फाई कर गया तो ये आंसर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर हम दूसरा चेक करेंगे, तीसरा, और फिर आखिरी वाला अगर ज़रूरत पड़ी तो, या फिर हमें तीनों में ही मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो रखते हैं, करना शुरू करते हैं। मैं रखता हूँ क्या, 2 रख देता हूँ पहले, ठीक है। तो एक ही पे सबसे पहले चेक करते हैं, देखते हैं 135 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 रखता हूँ, 41 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 4 2 8 82 प्लस, ठीक है, 53 इंटू कितना 3 3 9 3 9 5 3 50, ये तो हो गया 159, ये तो 135 से ज़्यादा जाएगा, है ना। 53 इंटू 3 करा तो ये ज़्यादा जा रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हटा दो, ठीक है। 1,2 अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, ठीक है, अगेन पहली इक्वेशन में 1 रख के देखो, ये पहली है, ये मेरे पास दूसरी है, 41 हो जाएगा, प्लस 53 में 2 करूँगा, 3 2 जा 6 5 3 जा 5 2 जा 10 106 प्लस 1 ये हो गया 7 4 147, ये भी नहीं हो सकता, 135 चाहिए हमें। ये वाला रखते हैं 3 1 जा 3 4 3 जा 12 123 प्लस 2 रखूँगा, ये हो जाएगा मेरे पास 106। अगेन इसको प्लस करोगे 135 तो नहीं मिलने वाला, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, डी होगा, है ना। फालतू की कैलकुलेशन क्यों करें हम लोग, है ना। हमारे पास खाली 3 ऑप्शन हैं जो कि नहीं होने वाले, तो आखिरी ही होगा। अदरवाइज आप लोग चेकआउट कर सकते हो, आप 2 रखो 1 रखो, ये ज़रूर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नहीं करेगा तो बताना, कमेंट करना, चेक कर लेना आप लोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y, इक्वेशन नहीं लिखी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 और दूसरा है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू कितना 7। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हमें इसका सॉल्यूशन बताना है, क्या होगा। 4 ऑप्शन देता है, बट सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखना, हमेशा जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देना, आपको जो 3 कंडीशन बताई गई हैं वो निकालो, ताकि पता तो चले इसका यूनिक मिलने वाला है, इनफाइनाइट मिलने वाला है, या फिर सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे वो चालाकी कर सकता है कि उसने बोल दिया एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने जाओगे और आखिरी में पाओगे कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो टाइम के साथ खेल रहा है, तो हमें क्या करनी, थोड़ी चालाकी दिखानी है। हमें क्या करना है, इसमें कंडीशन बिठानी है। कौन सी कंडीशन, 2/4 इज इक्वल्स टू क्या 3/6 के बराबर है, हाँ बिल्कुल है, 1/2 मिलेगा। और आखिरी वाला क्या बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, वो 8/7 है। तो ये तो कंडीशन हो गई किसकी, नो सॉल्यूशन वाली, यानी इसके तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलने वाले। तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके टाइम वेस्ट क्यों करें अपना, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है, सी नो सॉल्यूशन, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा खेलना है, अगर एग्जामिनर खेल रहे हैं तो हमको भी खेलना है, चालाकी दिखाने कुल मिला के बात ये। तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने कहता है द वैल्यू ऑफ x एंड y आफ्टर रिड्यूसिंग दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 4 9 फिर 2,3 कहता है, फिर 8,18 या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको जो आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की रिड्यूसिंग वाली वो करनी पड़ेगी। और फिर से बता दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अलावा और उस एक्सरसाइज के अलावा बाकी सारी एक्सरसाइज आपको करनी है इस चैप्टर से। अब अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है यहाँ पे, अगर मैं करूँ तो हम यहाँ पे लेट कर रहे होते हैं 1/√x को समथिंग u मान लेता हूँ और 1/√y को v मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2 और 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1। तो ये थोड़ा सा क्या है ना, लेंदी है ना, बिल्कुल ऑफकोर्स लेंदी है हमारे लिए। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि MCQs जो कि हमसे MCQs हैं और यहाँ पे हमें टाइम कम है, हमें टाइम बचाना है स्पेशली, तो वहाँ पे क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जवाब है बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, और उनके पूछे जाने का रीज़न ही यही है क्योंकि वो आपको इसके टाइम में वो जाना चाहते हैं, यानी कि आपका टाइम इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करवा देंगे। और अगर इसमें एक क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम लग गया तो बाकी क्वेश्चन करने में ऑफकोर्स हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, आसान है, बस हमारा टाइम खा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है ना, आप ऑप्शन के साथ जाओ। इसका जो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, और अगर आप इसको 4 यहाँ पे और यहाँ पे पुट करते हो, सॉल्व करते हो, तो 2 के बराबर मिलेगा। ये सीधे सीधे मिल रहा है। अब आप कहोगे कि आपने हो सकता है, यानी कि मैंने ये ऑप्शन सबसे पहले ला के रख दिया हो, हमें क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में बात करूँ वो चौथे नंबर पे दे दे, ठीक है, दे सकता है, बट अगेन मैं इसको बता रहा हूँ टाइम के हिसाब से। अगर हमें अपना टाइम बचाना है तो ऑफकोर्स ये वाला जो क्वेश्चन है अगर आता है तो इसमें जो ऑप्शन या फिर मैं कहूँ सही आंसर होगा वो पहले नंबर पे ही दिया जाएगा।
वो हमें बस टाइम में उलझाना चाह रहे हैं। और जिस बच्चे ने ये बात पकड़ ली कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो वो पहले में ही इसको सॉल्व कर लेगा और तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएगा। तो एक खिड़की अपने दिमाग में ये भी ज़रूर डालनी है कि लॉन्ग मेथड अगर हमें भले ही पता है, बट हमें शॉर्ट मेथड भी ध्यान में रखना है और उससे हम लोग अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। तो बस इस 4 को यहाँ रख दो, मैं करके दिखा देता हूँ। ये सब कुछ हम नहीं करने वाले क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा। तो अगर मैं इस 4 को यहाँ रखता हूँ तो कितना हो जाएगा 2/2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 9, और अंडर रूट में लगेगा तो ये भी कितना देगा 3, कैंसिल आउट 1 + 1 कितना आ गया 2 के बराबर आ गया। सिंपल है ना। दूसरे वाले में रखो, कितना रखना है 4 रखना है, 4 रखोगे तो कितना आएगा 4/2 माइनस 9 अंडर रूट y की जगह पे 9 रखोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इससे कैंसिल करो, 2 मिला, इससे करो 3 मिला, कितना आया -1 आया। तो सेटिस्फाई कर रहा है कौन 4,9। तो दिस इज अवर राइट आंसर। तो ऐसे हमें काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको पता होना चाहिए, हमारा टाइम बचेगा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। अगेन ये वाले क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम हमसे पूछी जा सकती है और थोड़ी आसान रहेगी, बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिर सॉल्यूशन भी। क्वेश्चन हमसे कहता है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड में सर्टेन डिस्टेंस कवर करी गई है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव टेकन 10 km/h फास्टर, अगर ट्रेन को 10 km/h की स्पीड से तेज कर दी जाए, मतलब स्पीड, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस, तो जो यूजुअल टाइम ले रहा था 2 घंटे कम लेगा, लेस देन द शेड्यूल टाइम। एंड इफ द ट्रेन वॉज स्लोवर बाई 10 km/h इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन शेड्यूल टाइम, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज। क्वेश्चन बहुत आसान नहीं कहूँगा, थोड़ा सा टिपिकल है, बट आसान हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखो, इसमें ना हमें डिस्टेंस पता है ना हमें टाइम पता है, ठीक है। तो मैं टाइम को मान लेता हूँ कितना x आवर, ठीक है। स्पीड भी हमें नहीं पता तो स्पीड को मैं मान लेता हूँ y km/h, ठीक है। अब आप कहोगे डिस्टेंस भी नहीं पता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस भी हमें नहीं पता है। तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम करके। हमें वेरिएबल में पता है तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा XY किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस पता चल गई, स्पीड पता चल गई, टाइम पता चल गया, सब कुछ x और y के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। बट अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना उसका यूज़ करते हैं और अपना सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहला कहता है इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाए, और स्पीड कौन है y है, तो अगर इसमें मैं 10 ऐड कर दूं, है ना, 10 ऐड कर दूं, तो वो कहता है जो टाइम है वो 2 घंटे कम हो जाएगा। और टाइम हमने क्या माना है x माना है, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 घंटे कम हो जाएगा। ये स्पीड है, ये टाइम है, इनको मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा होता है, डिस्टेंस मिल रही होती है, और वो क्या है XY है हमारे पास, है ना। ये सब कुछ जो मैंने लिया हुआ है ये शेड्यूल्ड टाइम या फिर शेड्यूल्ड जो स्पीड यूजुअल रहती है इसकी, उसके हिसाब से लिया हुआ है। तो यहाँ से मुझे मिलेगी पहली इक्वेशन, बड़ा ही आसान है, सॉल्व कर लो। क्या होगा XY इज टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं XY माइनस का 2y प्लस का 10x, और ये हो जाएगा माइनस का 20। देखो XY से XY चले गए, ये दिक्कत देने वाला था, ये कट गया, ये कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया 10x माइनस का 2y माइनस का 20 इज इक्वल टू कितना 0। ये मेरी मिल गई पहली इक्वेशन। दूसरे पे काम करते हैं। दूसरा वाला कहता है एंड इफ़ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाई 10 km/h, अगर ट्रेन की स्पीड 10 km/h घटा दी जाए, यानी y में से 10 आप लोग घटा दो, बड़ा ही आसान है। तो हमारे पास जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा 3 घंटे बढ़ेगा। तो टाइम कितना लिया हुआ है x लिया हुआ है, तो x + 3, और इसने डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, वही सेम XY मल्टीप्लाई कर लो, yx प्लस का 3y माइनस का 10x माइनस 30 इज इक्वल टू XY, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, इस सबको इक्वल टू के उधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 10x माइनस का 3y और प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास होगी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं, x और y निकालते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10x माइनस 3y प्लस का 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो ये सेम है, इसके माइनस करूँगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस का 3y माइनस का 2y प्लस का y, और ये माइनस माइनस करने पे कितना मिलेगा, माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। तो 50 को उधर भेजते हैं, y इज इक्वल टू मुझे मिल गया 50। अच्छा y है क्या, y स्पीड है, तो ये मिली मुझे स्पीड km/h, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस कैसे मिलेगी, अगर स्पीड को मैं टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। टाइम क्या है, x है, x निकाल लो। क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रख देता हूं, ठीक है। y इज इक्वल टू 50 यहाँ पे रखते हैं, ये हो गया 10x, 50 रखेंगे, ये होगा माइनस का 150 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। माइनस प्लस माइनस कितना होता है, इसमें से घटाएंगे 120 आएगा, 120 घटाएंगे
इसको इधर भेजेंगे, कैंसिल आउट होगा, x इज इक्वल्स टू मिल गया हमारे पास कितना 12, ये है मेरे पास टाइम 12 कितना आवर, ठीक है। एक्स वाई कर लो यानी कि 50 इंटू कितना 12, तो ये मिल जाएगा मुझे 600 किलोमीटर डिस्टेंस मुझे चाहिए थी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन लॉन्ग है ठीक है, बट इस तरीके के क्वेश्चन छोटे छोटे स्मॉल फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ हमसे ये पूछ सकता है कि इतना सब कुछ मत निकालो, बस हमें पेयर ऑफ इक्वेशन क्या मिल रही है वो निकाल दो, ठीक है। तो छोटा हो गया क्वेश्चन, बट हमें क्वेश्चन तो कंप्लीट सॉल्व करना आना चाहिए ना, जो कि इसका क्या है बेसिक है, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि इक्वेशन कैसे बनेगी। तो इक्वेशन ऐसे बनेगी जैसे मैंने कहा, हो सकता है आगे सॉल्यूशन ना पूछे तो क्वेश्चन रिड्यूस हो गया और एमसीक्यू में देने लायक बन गया, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 15 देखते हैं, हमसे कहता है इफ x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन यहाँ पे रख दी है, a और b इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इस पेयर ऑफ इक्वेशन के। अच्छा, अगर ये इसके सॉल्यूशन है यानी इसको सेटिस्फाई करेंगे तो x की जगह पे a और y की जगह पे b हम लोग रख सकते हैं। तो अगर ऐसा रखा तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 और a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमें a और b निकालना है, इस वजह से करा। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कैंसिल आउट। 2a इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 6, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 के बराबर। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। a निकालने के बाद b फाइंड आउट कर लेते हैं, किसी भी रख लो, यहाँ पे रखता हूँ। तो माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, तो b की वैल्यू आ गई 1। तो 3,1 यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है एक छोटी सी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री देन द एंगल्स आर। हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहला जो रिलेशन हमारे पास आएगा, अगर मैं एक एंगल को x और एक को y मान लूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, सबसे पहला रिलेशन ये रहा। अब इसने यहाँ पे कहा कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। यहाँ पे बोल रहा है ना लाइन, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर है वो एक्सीड कर रहा है छोटे वाले से कितना, 18 डिग्री ज़्यादा। इन दोनों में अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि जो x है वो बड़ा है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। आप y ग्रेटर देन x ले सकते थे, मैंने x ग्रेटर देन y ले लिया। तो अगर x बड़ा है तो क्या दूसरा रिलेशन ऐसा नहीं मिलेगा, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18। उसने बोला ना छोटे वाले में 18 ऐड करेंगे तो बड़ा वाला एक्सीड कर जाएगा 18 डिग्री। इस बात का यही मतलब है, y में 18 ऐड कर दो x मिल जाएगा। तो ये हमारे पास मिल गया। पहली इक्वेशन ये रही, इस y को इक्वल्स टू के इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा और यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल्स टू 18 वहीं पड़ा रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा आप ऐड कर लो, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2x। इसको ऐड करने पे मिलेगा 891, x इज इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 18 9 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई है 99। इस 2 को इधर भेजा है तो इसको डिवाइड कर दिया है 198 को, तो 99 मिल गया। तो x की वैल्यू मिल गई, एक एंगल मिल गया हमारे पास 99 डिग्री। y निकाल लो, y कैसे निकालते हैं, यहाँ पे रख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 में, तो 99 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, तो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 99 करोगे तो 80 प्लस 1 81 डिग्री मिल जाएगा। तो दोनों एंगल आ गए, एक तो 99 डिग्री एक 81 डिग्री। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान है और इस तरीके का क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में करा हुआ है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। तो अगेन एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं जो कि बेहद आसान है। वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी अगेन वर्ड प्रॉब्लम का है, बट एजेस वाले क्वेश्चन है जिनमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पे एज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कहता है द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन। अब देखो सबसे पहला काम ये कर लिया करो, यहाँ पे हमें फादर और सन दोनों की एज निकालनी पड़ेगी, आखिरी में क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो क्यों ना हम एक काम कर लेते हैं कि जो फादर हैं उनकी एज को कितना मान लेते हैं, हम x ईयर मान लेते हैं, और जो उसका बेटा है सन उसकी एज को हम लोग y ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा काम करना आसान हो जाएगा। उसने कहा पहली लाइन में जो फादर है वो अपने बेटे का 6 गुना ज़्यादा है एज का ना, तो यानी कि अगर उसके बेटे की एज को 6 से मल्टीप्लाई करा जाएगा 6y, तो फादर की एज आ जाएगी। कहने का मतलब अगर बेटा 10 साल का है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर कितने साल के होंगे, 60 साल के होंगे। तो इस तरीके से ये पहली इक्वेशन निकल के आएगी। इसको इक्वेशन की फॉर्म कैसे दे सकते हो, इसको ऐसा लिख लो, x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0, मिल गया, ठीक है, पहली इन्फॉर्मेशन। अगला कहता है 4 ईयर्स हेंस, जब भी हेंस आता है यानी कि 4 साल बाद की बात हो रही है, तो 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, या फिर ऐसा भी है हेंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। 4 साल के बाद
अभी फ़िलहाल इनकी जो प्रेजेंट एजेस है हमने x और y मानी हुई है, तो 4 साल के बाद जो फादर है वो x+4 के हो जाएंगे और जो बेटा है वो y+4 साल का हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसमें कहता है इस केस में क्या हो रहा है, जब 4 साल बाद की बात हो रही है तो जो फादर है वो अपने बेटे का 4 गुना हो जाएंगे, यानी कि अगर उनके बेटे की एज y+4 है, इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करा जाए तो क्या निकल जाएगा, फादर की एज निकल के आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया x+4 = मल्टीप्लाई 4y+16, फोर वाई को इधर भेज देते हैं तो ये हो गया x - 4y, 4 को इधर भेज देंगे 16 - 4 12। ये होगी मेरे पास दूसरी इक्वेशन। पहली और दूसरी को पुट कर ले तो यहाँ पे कर लेते हैं x - 4y = 12। अब क्या करोगे, देखो x और x दोनों सेम है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एक तरीके का एलिमिनेशन मेथड है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इससे होगा क्या, ये कैंसिल आउट हो गया। -6y + 4y, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस का 2y। 0 - 12 कितना होगा, -12, कैंसिल आउट। तो y = कितना आ गया, 6। ठीक है, 2 डिवाइड करेगा 6 मिल गया। अच्छा, अगर y 6 है यहाँ पे पुट कर दो, x कितना आ जाएगा, 6 × 6 = 36। तो फादर की एज आई 36 और बेटे की आ गई 6। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है 6,36, पहले सन की पूछा था फिर फादर की पूछा था, रिस्पेक्टिवली लगाया गया, तो यानी कि 6,36 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो छोटी मोटी बातें इनका ध्यान ज़रूर देना। एजेस वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिल सकता है आपको एक क्वेश्चन अगर वर्ड प्रॉब्लम का आया तो इतना नोट डाउन करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और 18 से लेकर 21 तक जितने भी क्वेश्चन है ये इस केस बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है, जिस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं और समझते हैं। कहता है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। मैंने एक हाईवे बना लिया है, 2 केसेस बनने वाले हैं बट चीज़ें सेम है। ए और बी नाम की 2 प्लेसेस हैं, 100 किलोमीटर अपार्ट है कह रहा है। If one car starts from A and another from B at the same time, if the car travel in the same direction at different speed, मान लेता हूँ कि इसी डायरेक्शन को ये दोनों की दोनों जा रहे हैं और इनकी स्पीड क्या है, डिफरेंट है कह रहा है। दे मीट इन 5 hours, अब ये आगे चल के कहीं 5 घंटे बाद मिल जाते हैं कह रहा है। ठीक है, दूसरे केस में कहता है इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं, ये केस 2 करके मैंने बना दिया है और सेम वही चीज़ें हैं। ए और बी नाम की प्लेस है, 100 किलोमीटर अपार्ट है, तो उस केस में जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा लग रहा है। इसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो इसी से रिलेटेड, ये जो इन्फॉर्मेशन है आगे 4 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है assuming that the speed of first car and second car be u kilometer and v kilometer per hour respectively, what is the relative speed of both cars while they are traveling in the same direction। यानी कि जो पहला केस है जब वो सेम डायरेक्शन की तरफ को जा रहे हैं, ये मैंने पहला वाला ले लिया है, उधर डायरेक्शन को दे दिया है, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड कितनी है, पहले तो वो ला के 2 कहता है और जो पहली कार है जो ए से शुरू होगी उसकी स्पीड u है और जो दूसरी है उसकी होगी v। अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, जब भी हमारे पास क्या करना होगा, रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, रिलेटिव स्पीड पूछेगा तो उसमें हमेशा ये होता है जो भी आपके पास पहला ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड माइनस दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड, यानी कि u - v किलोमीटर पर आवर। अब चाहे अब दूसरा केस हो तब भी हमारे पास यही रहेगा, पहले को दूसरे से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अभी समझ में आएगा जब दूसरा क्वेश्चन पढ़ूंगा। सेकंड क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब इस केस में जो रिलेटिव स्पीड मैंने बताई है वैसे ही निकालना है बट आंसर जो है हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, क्यों होगा देखना। अभी क्या है, केस 2 है जब वो एक दूसरे की तरफ को जा रहे हैं। जब एक दूसरे की तरफ को जाएंगे, मैंने बोला पहली वाली जो स्पीड है, सॉरी जो कार है उसकी स्पीड कितनी है, u है, उसे घटा दो दूसरी वाली की स्पीड से। अब जो दूसरी वाली है ना वो उसके अपोजिट में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो उसे हम क्या लेते हैं, -v ले लेते हैं। मतलब ये जस्ट इतना शो कर रहा है कि जो इसकी स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है। ये इस बात का ये मतलब नहीं कि स्पीड नेगेटिव हो गई, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो बस डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, u + v किलोमीटर पर आवर। तो करने का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, जो पहली वाली स्पीड है माइनस दूसरी वाली स्पीड, बस अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तो उस हिसाब से रिलेटिव स्पीड भी हमारी चेंज हो जाएगी। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, ये तो इंपॉर्टेंट इतने नहीं है बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फंस सकते हो, अगर इससे पहले नहीं करा है तो अच्छे से कर लेना। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 20। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें स्पीड डेट बतानी है। पहला केस कहता है 20 वाले क्वेश्चन में कि पहली जो कार है इसकी स्पीड बताओ। ठीक है, फर्स्ट केस में जो पहली कार है यानी u है, या फिर मैं कहूँ दोनों ही केस का मिला के पूछ रहा है क्योंकि हमें दोनों ही केस सॉल्व करने पड़ेंगे। इक्वेशन मिलेगी, उन्हें सॉल्व करके दोनों कार की स्पीड निकल के आने वाली है। तो करते हैं।
तो देखो पहले वाला जो केस है ना, हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। हम करेंगे कैसे वो ध्यान में रखना है। तो डिस्टेंस हमें नहीं पता, स्पीड हमें नहीं पता, स्पीड u और v के टर्म में है, और जो टाइम है वो पता है। देखो पहले केस में जो टाइम है ना, वो हमें पता है कि ये ले रहे हैं 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे बाद ये कहीं आगे जाके मिल रहे हैं। मान लेता हूँ इसने a से शुरू करा और आगे चल के 5 घंटे बाद यहाँ पे जाके कहीं रुका, a वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और b वाला भी शुरू हुआ और 5 घंटे बाद जाके ठीक इस पॉइंट पे जाके ये मिल रहे हैं, जो कि पॉइंट है c। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, अगर वो a से शुरू कर रहा है और इस केस में इसकी जो स्पीड है वो है u, ठीक है। मैं मान लेता हूँ स्पीड कितनी है u, और जो टाइम इसने लिया है यहाँ से c तक पहुँचने पे वो कितना लिया है, 5 घंटे का टाइम लिया है। तो अगर डिस्टेंस देखी जाए कितनी हो जाएगी, 5u हो जाएगी। तो 5u है क्या, a से लेकर c तक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं वो है मेरे पास 5u। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे कितना, ac। हमने जस्ट फॉर्मूला लगाया और कुछ नया नहीं करा है। दूसरा केस लेते हैं, जब b से वो शुरुआत करता है। अगर इस bc मुझे फाइंड आउट करना है ना, bc ये डिस्टेंस कितनी है, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये लेंथ मुझे चाहिए, तो b में मेरे पास स्पीड कितनी है v, और ये टाइम अगेन c तक पहुंचने पे कितना ले रहा है, v का ले रहा है। तो v मैंने ले लिया, टाइम कितना ले रहा है, 5 का ले रहा है ना, 5 घंटे बाद कह रहा है, तो 5v। तो bc कितना आ गया मेरा, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये आ गया मेरे पास 5v, यहाँ से यहाँ तक। तो ये सब कुछ है क्या, ये लेंथ ही तो है, a से c तक की लेंथ 5u और उससे छोटी वाली कितनी है, 5v है। तो यहाँ से एक साफ साफ रिलेशन नज़र आ रहा है। अगर मैं 5u माइनस 5v कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, इस 100 के बराबर मिल जाएगा। तो केस 1 में से ये रिलेशन निकल के आएगा, इसको 1 मार्क कर लो, या फिर इसको 5 बाहर निकाल के u माइनस वी इज इक्वल टू 20 भी लिख सकते हैं, इसको मैं 1 मार्क कर लेता हूँ। तो पहला रिलेशन ऐसे आने वाला है। दूसरा कैसे आएगा, सेम यही केस लो दूसरे केस में भी, कि इसकी स्पीड कितनी है u है, और टाइम कितना लिया है, इस केस में 1 घंटा लिया, ठीक है। 1 घंटे में एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं और किसी एक पॉइंट पे जाके ये मिल जा रहे हैं। मान लेते हो ये पॉइंट है जहाँ पे ये मिल जा रहे हैं एक दूसरे को 1 घंटे बाद। तो इस केस में ये जो c वाला पॉइंट है इसको मैं c कह देता हूँ। इस सेकंड केस में जो ac बनेगा वो कितना बनेगा, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है u और टाइम कितना है 1, तो u मेरे पास क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया, किलोमीटर लिख लेता हूँ। ac कितना आ गया मेरे पास, u आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। सिमिलरली b की बात करेंगे, b कितना है bc, इसमें स्पीड कितनी है इसकी v है और टाइम कितना लिया है 1, ये आ गया v किलोमीटर। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, v। तो अब देखो u और v दोनों मिला के कितना बनेगा, 100 के बराबर। इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 100 है। तो जो दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ bc इज इक्वल्स टू v। तो दूसरी इक्वेशन u प्लस v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये इक्वेशंस आई हैं, इन दोनों को सॉल्व करोगे u और v निकाल लेंगे, निकालते हैं। इन दोनों को ऐड करता हूँ, ऐड करूँगा, v से v गया, 2u इज इक्वल्स टू इनको 120 और u इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 60। u किसकी थी, पहली कार की स्पीड थी, और इस केस में मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पहली कार की स्पीड कितनी है, तो वो निकल के आ गया कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे करना है 20 वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला वाला देखो, अगले वाले क्वेश्चन में कहता है जो सेकंड कार है उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है, यानी v निकाल लो। तो u निकल गया, v निकालने में कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे रख लो। u माइनस वी इज इक्वल्स टू कितना निकला था हमारे पास, 20 निकला था। u अगर मैं 60 रख देता हूँ तो माइनस वी इज इक्वल्स टू 20 माइनस 60 कैंसिल होकर मिलेगा माइनस का 40, कैंसिल आउट हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने करा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी करी है तो इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 22 कहता है इफ़ AM डज नॉट इक्वल्स टू BL। देखो AM डज नॉट इक्वल्स टू BL इस तरीके से बना लेते हैं। और देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX प्लस BY इज इक्वल्स टू C, और दूसरी है LX प्लस MY इज इक्वल्स टू N। तो हमारे पास ये एक कंडीशन गिवन है, अगर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऐसा हो रहा है तो इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, ऐसा हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो यूनिक वाली है ना, A/L डज नॉट इक्वल्स टू B/M अगर हम रखते हैं तो ये बन गया यूनिक का केस, ठीक है। m को उधर भेज दो तो AM डज नॉट इक्वल्स टू BL यही बन जाएगा, और इसी कंडीशन के बारे में वो पूछ रहा है। अगर ये कंडीशन हो रही है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑफ कोर्स यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये उसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसका ऑप्शन सिंपल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई इफ दिस एंड दिस। ये हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन दे दी है, हमें x और y निकालना है ताकि लैम्डा निकाल सके, और उसकी वैल्यू हमें देनी है। तो कुछ नहीं, हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। कैसे करोगे, इसके पास a है तो इस पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड करनी है।
और इस वाले को इस b वाले से, है ना, x के साथ क्या है b है, तो इसको b से ये कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस कितना बी ए। सेकेंड वाले में भी ए बी एक्स बन जाएगा प्लस का बी स्क्वायर वाई और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए बी माइनस का कितना बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला हो सकता है, कैसे करेंगे, माइनस करेंगे, अगर माइनस कर लेते हैं तो ये सारे चेंजेस आ जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इस वाले में माइनस माइनस करना है ना, माइनस माइनस करना है, तो माइनस का वाई अगर मैं बाहर निकालता हूँ इन दोनों में से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस का ए स्क्वायर वाई मिल रहा है, फिर से मल्टीप्लाई करो, माइनस का बी स्क्वायर वाई मिल रहा है, तो सेम बात है, मैंने बस स्टार्टिंग में कॉमन निकाल दिया। इज इक्वल्स टू के इधर हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस का बी ए माइनस का ए बी है, साइन अप चेंज हो गया, और प्लस का कितना है बी स्क्वायर है, तो ए बी और ये कैंसिल आउट हो गया, ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, यहाँ पे शायद कन्फ्यूजन हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा था, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, माइनस का 1 है ना, ये 1 उधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू माइनस 1 मिल गया। x निकाल लेते हैं, इस पहली इक्वेशन में रखता हूँ, तो बी एक्स माइनस ए वाई, वाई की जगह पे माइनस 1 रख दो तो कितना हो जाएगा, प्लस का a इज इक्वल्स टू में कितना था, a प्लस बी था, ये जो मल्टीप्लाई कर दिया ना a, इसमें नहीं रख रहा हूँ, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहाँ पे रखा जा रहा है, तो a से a कैंसिल आउट, बी एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, इसको डिवाइड में रखना है तो कितना मिल जाएगा, माइनस का 1, तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। हमें लैम्डा निकालना था x अपॉन y, तो इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th वाला, हमसे कहता है इस 24 वाले क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ q बताओ इफ x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 1, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो ये हो गई 2x प्लस का y माइनस का q स्क्वायर और माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके सॉल्यूशन है, कौन है, 3 और 1, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 1 अगर मैं रख देता हूँ तो यहाँ पे रख दो और यहाँ पे रख दो, ये इसके सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह पे कितना है, 3 है, 3 2 जा 6 और यहाँ पे कितना 1, माइनस का q स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, q स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 3 कितना 4 इज इक्वल्स टू देखो q स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको, q की ऐसी वैल्यू बतानी है, यहाँ से q की ऐसी वैल्यू बनानी है जिसका स्क्वायर करने पे मुझे 4 मिल जाए। तो देखो एक तो मेरे पास क्या आ जाएगा, q की वैल्यू 2 आ जाएगी, सिंपल सा है, 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, और एक -2 भी होता है जिसका स्क्वायर करने पे कितना आता है, 4 आता है। तो इस वजह से q की दो वैल्यूज़ हो जाएंगी, एक प्लस -2, तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले में a बोलता है फिर दूसरे में -2 कहता है, बट दोनों ही हमारे आंसर है, तो प्लस -2 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला इस तरीके से करना है, कैलकुलेशन है जस्ट हमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहता है एक लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर ये y एक्सिस पे मीट कर रही है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई भी एक कोऑर्डिनेट बता दो, कह रहा है इन 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन देता है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, नीचे भी नजर आ रहा होगा। देखो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है, ये कोई ना कोई लाइन रही होगी। अगर मैं मान लेता हूँ ये जा रही है लाइन, ठीक है, मान लेते हैं, मैंने बनाई नहीं है, मान लेता हूँ अगर ये y एक्सिस से जा रही है तो इसका जो x एक्सिस वाला हिस्सा होगा वो कन्फर्म में क्या होगा, 0 होगा, बाकी y क्या है मुझे नहीं पता। तो इस इक्वेशन में मैं क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, कहाँ पे, x की जगह पे, क्योंकि ये मुझे कंफर्म है कि x 0 होगा ही होगा, क्योंकि ये इससे पास होना है और वहाँ पे क्या पॉइंट बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो x की जगह पे 0 माइनस का y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, y को उधर भेज दो तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 0, 1, हमने y निकाल दिया ना, x तो हमें पता था 0, तो 0, 1 यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, हमारे पास ग्राफ से इसे सॉल्व हो जाएगा, तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं, कहता है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। मेरे पास 2 डिजिट का नंबर रहेगा जिनका सम करने पे कितना मिल रहा है, 8। जैसे कि ये चारों के चारों ऑप्शन में अगर आप सम करोगे 6 + 2 करोगे 8 मिल रहा है। तो पहली लाइन इस तरीके से कहती है। दूसरा कहता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट एक्सीड द नंबर बाय 18, देन गिवन नंबर इज। तो गिवन नंबर क्या होगा,
अब यहाँ पे ना आपके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो आप इसमें इक्वेशन बनाओ फिर उसे सॉल्व करो, फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, फिर रखना, फिर आपको आंसर मिलेगा, बट उसमें करने में थोड़ा टाइम जाएगा। अब हम एमसीक्यूज सॉल्व करें तो थोड़ा शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। आप लोग एमसीक्यूज में जो ऑप्शन है ना, इसकी मदद से इसे डिस्कार्ड करना। देखो एक मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं क्या ले लेता हूँ, 62 ले लेते हैं। चलो, उसने कहा अगर 62 मेरा राइट आंसर है ना, उसने यही बात करी, सम 8 आना चाहिए, मैंने कहा 62 है। चलो ठीक है, चेक करते हैं आगे वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। अगर इसकी डिजिट को मैं रिवर्स करता हूँ, यानी कि कितना बना दिया, 26 बना दिया, रिवर्स करना है सिर्फ, ठीक है। तो वो कहता है जो नया नंबर आपको मिलने वाला है, ध्यान से समझना, उसने बोला द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इस डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर ऑब्टेन्ड करा गया है वो कैसा होना चाहिए, इस नंबर से 18 ज़्यादा होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट एक्सीड द नंबर बाय 18, यानी कि अगर आपने इसको रिवर्स करा तो ये जो नंबर है इससे 18 ज़्यादा होना चाहिए। यानी इसमें अगर मैं 18 ऐड करूँगा तो क्या मुझे 26 मिलता है क्या? नहीं मिलता, यानी कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये दूसरी कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर आप 26 लेते हो, देखो 26 लेता हूँ, इसके डिजिट रिवर्स करता हूँ तो मुझे 62 मिल रहा है, ठीक है 62 मिल गया, बट एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर मैं 26 में 18 ऐड करूं तो क्या मुझे 62 मिलेगा? नहीं मिलने वाला। 26 में आप 18 ऐड करना, 62 नहीं मिल सकता, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। बट अगर आप 35 लेते हो और यही हमारा आंसर बनने वाला है, इसकी रिवर्स करते हो डिजिट, तो कितना मिलेगा? 53 मिलेगा। और इस 35 में अगर आप 18 ऐड करते हो तो आपको कितना मिलेगा? 53 मिल जाएगा। तो दोनों कंडीशन ये 35 फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ से भी कर सकते थे, ए से फिर बी पे पहुँचते आंसर मिल जाता, बट मुझे समझाना था, इस वजह से मैंने 2 बार लिए और फिर आखिरी में जाके आंसर बता दिया। तो आपको जब भी इस तरीके क्वेश्चन नजर आए, ये अलग ही क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने करा हुआ है। तो अगर करा हुआ है तो ये शॉर्ट तरीका अपनाना, जल्दी करोगे, टाइम बचेगा हमारा पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन यही रहे, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देन नीचे कंडीशंस लिखता है 2a = 3b, 3a = b, और भी दिया है। तो हम चेक करते हैं। वो कहता है अगर इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो कंडीशन लगा लेते हैं, 2/2a है ना, 2a कंप्लीट हमारे पास कोफिशिएंट है, = 3/a + b = 7/28। इसको कैंसिल करूँगे तो ये कितना हो गया, कुल मिला के 1/4 हो गया। ठीक है, ये तीनों मेरे पास रेशियोज मिल गए। एक काम करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, क्योंकि उसने बोला ना रिलेशन की बात कर रहा है, 2a = b, 3a = b, यानी a और b के बीच में रिलेशन चाहिए। वो रिलेशन कैसे मिल सकता है? अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ, इन दोनों को अगर मैं साथ में ले लेता हूँ तो मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 टाइम्स ऑफ a + b = 3 टाइम्स ऑफ 2a, तो 2a + 2b = कितना, 3 2 6a, 6a इधर चले जाएगा तो 2b सॉरी 2a इधर जाएगा तो 6a - 2a कितना हो गया, 4a, इससे ये कैंसिल आउट, तो b = कितना आ गया, 2a के बराबर आ गया। अब देखो हमारे पास b = 2a मिला, तो जो ऑप्शन नंबर है a, b = 2a, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक सवाल उठता है कि सर आपने ये दोनों लिए, आंसर आ गया, अगर हम इसको और इसको लेते हैं आखिरी वाले को, तब नहीं आता? हाँ बिल्कुल नहीं आता। तो हमें यहाँ पे यही करना है, हमें ऐसे 2 पेयर ढूंढने हैं या फिर लेने हैं जिनको लेकर सॉल्व करने पे वो रिलेशन मिल जाए जो इन चारों में से एक होगा। ठीक है, और वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो वो कैसे मिल रहा है? इन 2 को लेके। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने टिक मार लिया है, ये हो गया 27। 28 वाला देखते हैं। ये वाला कहता है इफ़ 21x + 47y = दिस और दिस, तो हमें x + y की वैल्यू बताओ कितनी होगी। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो क्या कि आप इंडिविजुअली x निकालो, y निकालो, फिर उसे सॉल्व करो, ऐड करो और आपको क्या मिल जाए, नंबर मिल जाए यहाँ पे जो भी ऑप्शन है। बट इस क्वेश्चन में खासियत ये है कि नंबर काफ़ी बड़े हैं। आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, काफ़ी लंबा सॉल्यूशन जाने वाला है। तो वो सब कुछ हम नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो 21 + 47, और अगेन ये क्वेश्चन अलग ही तरीके का होता है और ये आपको सामने दिख जाएगा, और अगर आपको दिखेगा पेपर में तो आपको ध्यान में आएगा कि हमने ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है, तो चीज़ें याद रह जाती हैं। आपको बस क्या करना है, ऐड करना है। 7 + 1 8, 4 5 6 68x, प्लस यहाँ पे भी 68y = 2, 6 + 1 7 2, 272 आ गया। अब देखो इनमें से 68 बाहर आ रहा है, तो x + y = कितना, 272। 68 इसको डिवाइड करेगा, कितना जाता है, 4 टाइम्स जाता है, तो x + y = कितना आ गया, 4 आ गया। और यही तो हमें चाहिए था। तो कुल मिला के बात ये है ना, इस क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर x फिर y नहीं निकालना और फिर उनको ऐड करेंगे, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल x + y = मुझे 4 मिल जा रहा है अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। तो यही इसका सबसे अच्छा या फिर कहूँ एफिशिएंट आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 29। यहाँ पे कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा
मेरे पास एक पेयर है लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, दूसरा है x प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है। कहता है लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। ठीक है, करते हैं। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैम्डा हो जाएगा, है ना। लैम्डा अपॉन इस वाले में 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, कंडीशन लिख रहा हूँ मैं नो सॉल्यूशन वाली, यहाँ पे है 1 और यहाँ है 1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा शुड नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे है लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे है 1, तो कुल मिला के लैम्डा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये पूछ रहा है कि लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो लेनी चाहिए हमें जिससे कि वो नो सॉल्यूशन का केस बने, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा हो। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, इन दो को लूँगा। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। और अगेन लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएंगी। ध्यान से सुनना, प्लस माइनस 1 आएगी क्योंकि लैम्डा स्क्वायर था, तो प्लस माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर करूँगा 1, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। ठीक है, तो अगर मैं 1 लेता हूँ, लैम्डा की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ से 1 लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 कितना हुआ 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। तो ये तो सारे बराबर आ जाएंगे। अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये सारे के सारे क्या आने वाले हैं, बराबर आने वाले हैं, इक्वल आने वाले हैं, और फिर ये नो सॉल्यूशन का केस बनाएगा ही नहीं। तो हमें 1 नहीं चाहिए, हम क्या लेते हैं, -1 लेके देखते हैं। अगर मैं -1 रखता हूँ, -1 इज इक्वल्स टू यहाँ रखूँगा, ये भी -1 डज नॉट इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 आता है। तो अब देखो, अब ये जो कंडीशन है नो सॉल्यूशन वाली फुलफिल हो रही है। यहाँ -1 है, ठीक है, बराबर है, बट आखिरी वाला पॉजिटिव का 1 हो जा रहा है। तो इसका मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू -1 रहेगी तो इसका जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन निकलने वाला है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लैम्डा के जो साइन वगैरह है उसका हमें ध्यान देना है। अगर वहाँ पे चूके तो आंसर आप लोग गलत करके आओगे, तो ध्यान से इसे करना, नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। हमसे कहता है द पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x अपॉन 2 प्लस का 5 अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 7, और दूसरा है 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 14। इसके क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, ऐसा हमसे पूछना चाह रहा है। आप या तो एक काम करो, इस पहली इक्वेशन में एलसीएम लो, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको चाहिए, जो आपको पसंद है, जहाँ पे आपको आसानी रहती है काम करने में, वो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप एक काम करो, ये इसका a1 है ना, 3/2 a1 है, 3/2 लिख लेता हूँ, अपॉन में कितना आ जाएगा a2, यानी कि कितना 9 इज इक्वल्स टू, मैं अभी इक्वल्स टू लगा रहे, देखते हैं फिर इक्वल्स टू आता है या नहीं आता है। दूसरा है 5/3 अपॉन में कितना 10 है इज इक्वल्स टू, फिर दूसरा है आखिरी वाला 7/14। इसका रेशियो तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, इन सब का कितना हो जाएगा, देखो 9 इससे मल्टीप्लाई, 10 इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 3/9 2 18 हो जाएगा, और 3 और 10 कितना हो जाएगा 5/30 हो जाएगा। ये हो गया 6 और ये भी हो गया कितना 6, तो 1/6 इज इक्वल्स टू 1/6 डज नॉट इक्वल्स टू, इसको करोगे तो 1/2 आ रहा है। तो पहले दो रेशियोज तो बराबर आ रहे हैं, आखिरी वाला नहीं आ रहा है, तो कौन सी कंडीशन होगी, नो सॉल्यूशन का ये केस बन रहा है। और जब भी नो सॉल्यूशन का केस बनता है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के रिस्पेक्ट में ही गिवन है, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट वाला केस। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो जितने भी क्वेश्चन थे 30 के 30 हम लोग फिनिश कर चुके हैं, और इन सबको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।